प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में हम आदिकालीन कवि वीरगाथा काल के प्रमुख कवि चंद बरदाई पर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी के प्रथम महाकवि चंद हैं और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंद बरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं प्रचलित है। शुक्ल जी ने इनका जन्म ईस्वी सन 1168 में माना तथा लिखा है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन ये संसार भी छोड़ा था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया। यह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ, जो स्वयं को चंद का वंशज मानते हैं या मानते थे। उनके कथनानुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जलहन या जल्ल था। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद भी महाराज के साथ गए और अपने पुत्र जल या जलहन को पृथ्वीराज रासो सौंप कर गए। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन नृपकाज। कहा जाता है, जल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्वरीय जिमी प्रीतिराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्वरीय तिमी। यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया। वह बहुत प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, वीर और स्वामी भक्त कवि थे। पृथ्वीराज उसे सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे एवं उसकी हर बात मानते थे। कवि चंद बरदाई षट भाषा व्याकरण, काव्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण आदि में प्रवीण थे। वे सभा, युद्ध, आखेड़ तथा यात्रा में सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी गजनी ले गया था, तब चंद बरदाई ने वहां पहुंचकर एक युक्ति निकाली और शब्द वेदी बाण के माध्यम से मोहम्मद गौरी का अंत करवाया। और उसके बाद में दोनों मित्रों ने भी आत्मोत्सर्ग किया था। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार अबू में एक यज्ञ हुआ, उसमें 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई, चौहान, तोमर, गहलोत तथा सोलंकी। अतः चौहान अग्निवंशी माने जाते हैं। अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर तथा कन्नौज में गहवारों का राज्य था। अजमेर में अर्नोराज के पश्चात उनके पुत्र सोमेश्वर राजा बने। उनका विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से हुआ। उनके पुत्र का नाम पृथ्वीराज था। राजा अनंगपाल की दूसरी पुत्री सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। उनके पुत्र का नाम जयचंद था। राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लिया। वह अजमेर तथा दिल्ली के शासक बने। इसके कारण जयचंद के मन में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हुई। उसकी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। उसे अपमानित करने के लिए द्वारपाल के रूप में उनकी अर्थात पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा स्थापित की गई। संयोगिता की वरमाला स्वीकार करने के लिए पृथ्वीराज वहां पर अकस्मात अचानक पहुंच जाते हैं और उसे घोड़े पर बिठाकर अजमेर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस अपमान के प्रतिशोध के रूप में जयचंद ने गौरी से संधि की और गौरी ने कई बार अजमेर पर आक्रमण किया, किंतु वह हर बार पराजित हुआ। जयचंद ने घर का भेदी बनकर छल से गौरी को सारे भेद बता दिए, जिससे पृथ्वीराज को बंदी बनाया और गजनी ले जाकर उसकी नेत्र ज्योति नष्ट कर दी गई। और इस संदर्भ में एक एकांकी भी लिखा गया है, पृथ्वीराज की आंखें।
राम कुमार वर्मा द्वारा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस एकांकी में पृथ्वीराज चौहान की मनोस्थिति को दर्शाया गया है और जो यातनाएं पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा दी गई उसका भी बहुत ही सुंदर हृदय विदारक वर्णन जो है उस एकांकी में किया गया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 2500 पृष्ठों का यह विशाल ग्रंथ है। यह एक महाकाव्य है जिसका नायक पृथ्वीराज चौहान है। इसके 69 सर्ग है जिसे समय कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज की वंशावली, जीवन, युद्ध, विवाह आदि का प्रभावी चित्रण किया गया है। इसमें चंद्रबरदाई स्वयं कलम और तलवार के धनी होने के कारण युद्ध भूमि पर पृथ्वीराज की वीरता के अनेक चित्र उन्होंने साकार किए हैं। इसमें उनकी स्वामिनिष्ठा तथा आदरदर्शिता दिखाई देती है। वीर रस के साथ विवाह आदि के अवसरों का जो वर्णन किया गया है उसमें श्रृंगार की धारा प्रवाहित हुई। वस्तु वर्णन में नगरों, वनों, सरोवरों तथा किलों का भव्य चित्रण किया गया। यह पिंगल शैली में लिखा गया है। इसमें कवित्व, सवैया, छप्पय, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया। न को हार नहीं जीत रहे रही सूरवर धर ऊपर धर परत करत अनि युद्ध महाभर। घटना वैषम्य तथा काल वैषम्य के कारण यह अर्ध प्रामाणिक रचना मानी जाती है। वैसे पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा से हुआ और तथा इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड तथा 16,306 छंद है। 16,306 द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण 3,500 छंदों का है जिसमें केवल 19 समय है। इस संस्करण की हस्तलिपियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासों मानते हैं। प्रामाणिकता को लेकर देखिए, इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप से उत्पन्न होता है कि इनमें प्रामाणिक संस्करण कौन सा है और इसी से लगावा या विवाद भी बढ़ जाता है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासों को एक जाली ग्रंथ तक मान लिया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विद्वानों में कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासों का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है, जो रासों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग यह बात कही कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी। उनके इस मत से रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था। अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। कर्नल टाड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तासो भी गासादा तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था। सन 1875 ईस्वी में
डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया। फलतः राजस्थान के कुछ इतिवृत्त खोजियों कविराजा मुरारीदान, श्यामलदान, गौरीशंकर हीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए सायस तर्क जुटाए। इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया है कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे एतदर्थ नए नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं। अप्रामाणिकता के लिए तर्क। जो लोग रासों को अप्रामाणिक रचना मानते हैं उनके तर्क निम्नलिखित है। रासों में उल्लिखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयोगिता स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। अनंगपाल, पृथ्वीराज तथा बीसलदेव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध है। पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी था, जो रासों में कमला बताया गया है। पृथ्वीराज की बहन प्रीथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध है। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्राय 90 से 100 वर्षों का अंतर है। यदि उपर्युक्त तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए तब तो पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना ही कहा जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुत्तम प्रतियां मिली है उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। घटनाओं में 90 से 100 वर्षों का अंतर है, वह संवत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णु पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है और उसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा ही संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके न मिलने पर अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि पृथ्वीराज रासों की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में यह भाषा शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वे ही अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उसके विरुद्ध यह तर्क दिया जा सकता है कि चंद लाहौर का निवासी था, वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का सम्मिश्रण होना सहज बात है। वस्तुतः विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा में अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस काव्य की प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सकते। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते तो उनकी अप्रामाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। रामचरितमानस में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं। कई ऐसे पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरना के नाम से प्रसिद्ध है, अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि यह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था, अतः रासों को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। यदि इस विवाद में कोई सत्यांश झलकता भी है तो वह इतना ही है कि पृथ्वीराज रासों में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंशों का भी समावेश हुआ है। काव्योत्कर्ष।
चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है तथा कुछ घटनाएं बाद में भी चारणों ने जोड़ी है, जिससे ऐसा लगता है कि यह काव्य एक घटना कोश है, परंतु समस्त घटना चक्र के भीतर कवि ने अपनी रस दृष्टि का नियोजित रूप से विस्तार किया है। अतः इसे महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य मान सकते हैं। इस काव्य में दो रस प्रमुख है, श्रृंगार और वीर। ये दोनों रस पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के दो पार्श्व उन्मुक्त करते हैं। वह जितना वीर है उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी है। कवि ने एक ओर तो युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, दूसरी ओर रूप सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं। नारी दोनों रसों के केंद्र में है, उसे पाने के लिए युद्ध होते हैं और पा लेने पर जीवन का विलास पक्ष अपनी पूरी रमणीयता के साथ उभरता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रेम और शौर्य के सभी चित्रों में कवि ने कुछ नैतिक मर्यादाओं का निर्वाह किया है, जिसके कारण रस की सात्विकता सुरक्षित रही है। पृथ्वीराज रासों में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। युद्ध क्षेत्र के दृश्य तो अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते ही हैं। कवि ने समय और क्रिया को एक साथ बिंबों में बांधकर रंग और ध्वनियों को भी रूपायित कर दिया। भाव, वस्तु और ध्वनि की सम्मिलित प्रभावान्विति के उदाहरण पृथ्वीराज रासों में भरे पड़े हैं। एक उदाहरण देखिए, बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहुदिशी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उठी राज प्रति राज बाग लग मनो वीर भट नट, कड़त तेग मन बेग लगत मनो बिजू झट घट। नारी सौंदर्य का भी एक चित्र देखिए, मनहु कला शशि भान कला 1600 बन्य, बाल बैस शशिता समीप अमृत रस पिन्य, बिगसी कमल श्रीग भ्रमर नयनो खंजन मृग लुट्टिय, हीर कीर अरुबिंब मोति नक शिख अहि घुट्टिय, छत्रपति गयंद हरिहंस गति बिह बयान संभय सचिय, पद्मिनी रूप पद्मावतीय, मनहु काम कामिनी रचिय। वीर और श्रृंगार दोनों रसों के पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार अन्य रसों की भी योजना की गई है और उनके वर्णन में भी कवि ने उतनी ही तन्मयता दिखलाई है। पृथ्वीराज रासों की भाषा के संबंध में भी विवाद रहा है। वस्तुतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। कवि ने तत्कालीन सभी प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया है। शब्द चयन रसानुकूल है, अतः वीर रस के चित्रणों में प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। जहाँ तक भाषा की शक्ति का प्रश्न है, कवि ने अभिधेय भाषा को ही पर्याप्त प्रभावशाली रूप दिया है। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्दावली ने भी प्रायः भाषा सौंदर्य की वृद्धि की है। अलंकारों का चंद ने सहज प्रयोग किया है। शायद ही कोई ऐसा अलंकार हो जिसे उन्होंने छोड़ा हो। लगभग 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया यह महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। इस तरह हम देखते हैं कि यह ग्रंथ आदिकाल ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदी साहित्य की अमोल धरोहर है और सभी महाकाव्यों में अपना श्रेष्ठ स्थान यह साबित करता है। और यहाँ पर जो है हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।